आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपने राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? देखिए, मैं तो बड़े सामान्य से परिवार से आता हूँ और कह सकते हो कि बहुत नीचे के तबके से उठ के आता हूँ। पिताजी मेरे एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और वहाँ से उठकर मैं खुद अखबार डाल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये कि आपके और अरविंद केजरीवाल के बीच में कैसी ट्यूनिंग है और आप अरविंद केजरीवाल के कौन से ऐसे काम है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? देखिए, वो मेरे लीडर हैं, मेरे रोल मॉडल हैं और मैं मेरे नेता हैं। और मेरे नेता के साथ साथ एक उनमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि उन्होंने कभी आज तक ये नहीं पूछा कि भाई आप कैसे हो, वो हमेशा पूछते हैं आपके लोग कैसे। दूसरा ये कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं मानता हूँ, मैंने उनको पढ़ा है, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। उस आइडियोलॉजी को अगर पूरा करने का काम, उनके विचारों को, अगर उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जनता में ना हमेशा वोट डालने का उत्साह होता था। जब भी चुनाव लड़े 2020 में लड़े तब भी लोगों को बहुत उत्साह था कि हमें अरविंद केजरीवाल सरकार बनाना है। आज लोगों में रोष है। कहता हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल जी का जेल के अंदर है तो आज लाखों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल उनके प्रचार कर रही है और वो घर घर तक जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी भाजपाइयों के लिए, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि उनको जेल भेज देंगे, चुनाव में कैंपेन नहीं कर पाएंगे, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। आपको आखिर कोई अपना सांसद क्यों चुने? आप जनता के लिए क्या करेंगे और जनता की किस आवाज को अगर आप चुनकर जाते हैं तो संसद में उठाएंगे? ये बहुत शानदार सवाल आपने किया। मैं तो हर पत्रकार को ये सवाल करना चाहिए, मुझसे भी करना चाहिए, बीजेपी वाले से भी करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। देश में हर तरफ चुनावी माहौल है। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता की जिन्होंने ना सिर्फ 18 साल की उम्र में अंबेडकर आंदोलन को अपने हाथों में लिया, बल्कि जो दलित युवा थे उनको पढ़ाई के लिए भी लगातार प्रेरित किया। लेकिन इस सब के बीच उनकी ही पढ़ाई अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की काफ़ी किल्लत थी। ऐसे में वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कामकाज को यानी सोशल वर्क को उन्होंने आगे बढ़ाया, अन्ना आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सबसे पहले वार्ड पार्षद चुने गए, उसके बाद विधायक बने और अब 2024 में आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है हमारे साथ हैं कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद पंजाब केसरी का। देखिए, आपके ऊपर सवाल तो लोग बहुत पूछते होंगे राजनीति, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपने राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? देखिए, मैं तो बड़े सामान्य से परिवार से आता हूँ और कह सकते हो कि बहुत नीचे के तबके से उठ के आता हूँ। पिताजी मेरे एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और वहाँ से उठकर मैं खुद अखबार डाल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। स्कूल गया, मंडावली के स्कूल से पढ़ाई करी, 10वीं क्लास पास करी, 12वीं पास करी। दिल्ली जिलानी के शामला कॉलेज में गया, वहाँ एडमिशन हुआ ST ऑनर्स के अंदर। वहाँ से शुरू हुई राजनीति की सामाजिक लड़ाई। ये बताइए कि आपके और अरविंद केजरीवाल के बीच में कैसी ट्यूनिंग है और आप अरविंद केजरीवाल के कौन से ऐसे काम है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? देखिए, वो मेरे लीडर हैं, मेरे रोल मॉडल हैं और मैं मेरे नेता हैं। और मेरे नेता के साथ साथ एक उनमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि उन्होंने कभी आज तक ये नहीं पूछा कि भाई आप कैसे हो, वो हमेशा पूछते हैं आपके लोग कैसे हैं। वो हमेशा पूछते हैं कि आपके यहाँ लोगों को दिक्कत तो नहीं है, जनता को समस्या तो नहीं है, कोई काम अटका हुआ तो नहीं है, आपके समाज के लोगों का काम अटका हुआ तो नहीं है। तो वो इस पर डिस्कशन करते हैं। दूसरा ये कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं मानता हूँ, मैंने उनको पढ़ा है, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। उस आइडियोलॉजी को अगर पूरा करने का काम, उनके विचारों को, अगर उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो आज दिल्ली के लाखों बच्चों का जो भविष्य बनाया है, आज जो गरीब का बच्चा पढ़ के सरकारी स्कूल में IIT का जो सपना होता था वो IIT तक पहुंच गया, आज IAS तक पहुंच गया, PCS तक पहुंच गया।
नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक पहुंच गया, तो वो रेवोल्यूशन करने का काम किया है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा शानदार काम है, और हर तबके के लिए सोचना, हर वर्ग के लिए सोचना, जाति धर्म की वीडियो को तोड़ते हुए उससे आगे बढ़ के समाज के लिए सोचना, इंसानियत सोचना, वो सबसे बड़ा पसंद है मुझे अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, आप अभी लगातार कैंपेन कर रहे होंगे। आप कल ही आपके द्वारा एक कैंपेन भी आप लोगों के द्वारा, गोपाल राय जी उसमें थे, तो उसमें ये कहा गया कि जेल का जवाब वोट से दो। तो क्या उस कैंपेन का असर आपको ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है और उसका कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, जनता में ना हमेशा वोट डालने का उत्साह होता था। जब भी हम चुनाव लड़े 2020 में लड़े, तब भी लोगों को बहुत उत्साह था कि हमें अरविंद केजरीवाल सरकार बनाना है। आज लोगों में रोष है। किस बात को लेकर? उनमें इस बात को लेकर रोष है कि आज उनके मुख्यमंत्री, जिस सरकार के को उन्होंने चुना, जिस सरकार को लोगों ने वोट दिया, 70 में से 62 सीटें दी, आज उस सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डाल दिया। आज 70 में से 62 या 70 में से 67 सीटें दी थी? 67-15 में दी। ओके, 62 उसके बाद 62 62। हाँ, 62। तो इतना बड़ा मैंडेट इस देश में किसी को नहीं मिला आज तक। पहली कोई पार्टी इसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। भाजपा कितनी जगह सरकार है, इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला तो बता दीजिए। देश के इतिहास में आज तक इतना बड़ा मैंडेट की सरकार को नहीं मिला। और ऐसे मुख्यमंत्री को एक षड्यंत्र करके, एक फर्जी मुकदमा करके आज उनको जेल में डाल दिया। दिल्ली की जनता बहुत रोष है। वो हमसे पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी अभी बाहर रहते तो वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर कैंपेन कर सकते थे? उनकी कमी आप लोगों को खल रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, और अगर वो बाहर रहते तो निश्चित रूप से हमारे एक अच्छा और कैंपेन होता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल के अंदर हैं, तो आज लाखों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की अंदर, दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल उनके प्रचार कर रही है, और वो घर घर तक जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी भाजपाइयों के लिए, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि उनको जेल भेज देंगे, वो चुनाव में कैंपेन नहीं कर पाएंगे, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। लेकिन आज ये उल्टा हो गया। आज अरविंद केजरीवाल जी की जगह लाखों लोग दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी बन के सड़कों पे हैं और आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यह है कि आप लोग चूँकि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, और इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस से यहाँ पर आपका अलायंस है, और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आपकी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है, तो क्या कार्यकर्ता आपस में, ऊपर पार्टियां तो मिल गई हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता अंदर अंदर मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं? देखिए, मैं अगर पूर्वी दिल्ली की बात करूँ कि मेरा भी ध्यान सारा इधर इस दिल्ली में ही है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा समन्वय है, और कांग्रेस के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे भाई की तरह चल रहे हैं, और उनका मकसद भी यही है, यहाँ से अब की बार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताना। हमारा मकसद भी वही है, उनका भी मकसद वही है, और दोनों को मिलकर देश के संविधान को बचाना है। तो वो सब पूरी नीचे की टीम हमारे साथ खड़ी हुई है, और तभी तो भाजपा डरी हुई है आज इस दिल्ली में। इसलिए डरी हुई है क्योंकि आज जब से इंडिया अलायंस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो सीट ही जीतने वाली नहीं है। अच्छा, आप ये तो कैंपेन में जाकर के बोलते ही होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को गलत तरीके से फंसाया गया, लेकिन आप जो कैंपेन में जा रहे हैं, आपको आखिर कोई अपना सांसद क्यों चुने? आप जनता के लिए क्या करेंगे, और जनता की किस आवाज़ को अगर आप चुनकर जाते हैं तो संसद में उठाएंगे? देखिए, बहुत शानदार सवाल आपने किया है। मैं देखो, हर पत्रकार को ये सवाल करना चाहिए, मुझसे भी करना चाहिए, बीजेपी वाले से भी करना चाहिए कि भाई आप जो बातें कर रहे हो, लेकिन आपको सांसद क्यों चुने, ये बताओ। देखिए, मैं इस दिल्ली पे आता हूँ। ईस्ट दिल्ली एक ऐसी सीट है जहां 10 साल से इस दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है। इन 10 सालों में 2 सांसद यहाँ इस दिल्ली के लोगों ने चुने। 2014 से 19 महेश गिरी जी 5 साल सांसद रहे, एक काम नहीं किया 5 सालों में। कोई बारात घर, कोई समुदाय भवन, कोई हॉस्पिटल, कोई सड़क, कोई डिस्पेंसरी, कोई बड़ा चौपाल, कोई काम उन्होंने करने का काम नहीं किया। और तो और जनता की आवाज़ उठाने का काम भी नहीं किया लोकसभा के अंदर। और तो और बता दूं, किसी के सुख में, किसी के दुख में कभी गए नहीं। एक गए तो बीजेपी ने कहा जी इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इनका टिकट काट देते हैं, अब दूसरे को लेके आते हैं। 2014 से 2019 से 2024 के बीच में रहे गौतम गंभीर जी। अब वो तो पहले वाले के भी चर्चा निकले। अब जो गौतम गंभीर जी आए, 5 साल में वो ना किसी के सुख में, ना किसी के दुख में, ना किसी के बुढ़ारी में, ना किसी की बीमारी में, वो कभी नहीं गए 5 साल में। एक काम 5 साल में उन्होंने पूरी दिल्ली के लोगों के लिए नहीं करने का काम किया। नहीं, ये तो कहा 5-10 साल बर्बाद किए। मैं पहले तो पूरी दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका भाई हूँ, ऑल इन वन हूँ।
अगर मेरे कार्यालय में आप आएंगे तो आपको निगम पास का काम भी मिलेगा, मुझे नाली साफ करनी भी आती है, मुझे कूड़ा उठवाना भी आता है। आप मेरे एज ए विधायक के पानी के लिए आएंगे तो विधायक का काम भी मुझे करना आता है, मैं विधायक हूँ। और सांसद के लिए आएंगे तो सांसद का काम मुझे करना आता है। तो एक व्यक्ति के यहाँ 3 फायदे आपको मिलेंगे। एक व्यक्ति के ऑफिस में फोन करोगे तो तीनों जगह काम हो जाएंगे, आपको ऑफिसों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। अभी इस पॉइंट स्कूल के अंदर एक हादसा हुआ है, वहां एक बच्चे के साथ गलत काम हुआ। प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन, ना एलजी बोल रहे हैं ना सांसद बोल रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन स्कूल को बचा रहा है। स्कूल के पेरेंट्स, जिन बच्चों के साथ ये हादसा हुआ, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स पे लाठीचार्ज पुलिस करती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है इस दिल्ली की, मैं इस दिल्ली की माता और बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को ठीक करने का काम करूंगा इस दिल्ली। लेकिन एक सवाल है, आप लोग लगातार कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गजब का क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर लगातार मनमाने तरीके से लोग जो हैं लोग परेशान हैं फीस को लेकर। तो क्या आप लोगों की सरकार है तो आप लोग इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, मनमानी फीस का। और मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार ने लगातार इस पर लगाम लगा के रखी है। किसी भी स्कूल को बिना अपना विरोधी फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। इतने सालों में फीस नहीं बढ़ने दी गई स्कूलों के अंदर, लेकिन कुछ स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा लेते हैं और उनके ऊपर जब शिकायत जाती है तो सरकार कार्रवाई भी करती है। और उसके साथ साथ कुछ लोगों को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का संरक्षण भी प्राप्त होता है, जो उनके साथ मिलके बैठते हैं, उनको ये चीज़ें उन पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर दिल्ली के लोगों का सांसद उसके अंदर होगा और उनका बेटा सांसद बन के जाएगा तो एक पार्लियामेंट में एक आवाज़ जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट स्कूल को बचाने का काम करती है। सारे मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल के लोग भाजपा के लोगों के हैं। अच्छा, एक सवाल है कि आपकी पार्टी जब से आई है सत्ता में, आपकी पार्टी के बीच यानी कि मुखिया के बीच और एलजी के बीच लगातार विवाद होता रहा। इसके पहले आप चूंकि इंडिया गठबंधन में, इसलिए ये सवाल बनता है आपके ऊपर पे कि कांग्रेस की भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार में एलजी के खिलाफ, एलजी के साथ इस प्रकार का कभी भी नहीं देखा गया कि इस तरह से हो रहा है विवाद जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें वो दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि आज से पहले किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसी पार्टी का एजेंट बन के काम नहीं किया। वो एक संवैधानिक पोस्ट पे होते थे, संवैधानिक दायरे में रह के काम करते थे। वो किसी के फोन पे काम नहीं करते थे, ऊपर से किसी भाजपा के संघ के नेता का फोन आया और उन्होंने सरकार को परेशान करना। ये पूरी एक प्लानिंग है, सरकार को परेशान करना, सरकार के अधिकार छीनना, सर्वोच्च न्यायालय से आए हुए फैसले को अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट ने पलट देना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, नहीं दिया था हमारे हक में? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश के अंदर? सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कौन है? लेकिन केंद्र सरकार ने कहा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर केंद्र सरकार है, वो अध्यादेश लाई और दिल्ली के अधिकारों को छीन लिया। तो आज जो टकराव है ना, मुद्दों का टकराव है। अरविंद केजरीवाल जी का टकराव क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने, उन्होंने कहा नहीं लगने देंगे। उन्होंने 11 दिन अनशन किया, कैमरे लगाने पड़े। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो ये ऐसे काम जनहित के मुद्दों को लेकर अगर टकराव की प्रधानमंत्री से भी करना पड़ेगा तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है, करेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। और अगर संघर्ष करने की बात है तो पीछे हटने वाले लोग नहीं है, संघर्ष भी करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता उनके अधिकार दिला के रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनके अधिकारों को डाका डाल दें। चलिए कुलदीप जी, आप इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुलदीप कुमार, जिन्होंने कहा कि, और हम भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं बल्कि हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं कि ये चुनाव जीत कर जाएं और जनता की आवाज़ संसद में उठाएं। और आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।